कृपया ध्यान दें, यह पॉडकास्ट विचारों और ज्ञान को साझा करने का हमारा एक प्रयास है। हम किसी भी जाति, धर्म या व्यक्तिगत विचार को नकारने का उद्देश्य नहीं रखते। हम खुले दिल से चर्चा करते हैं और सभी विचारों का सम्मान करते हैं। तो कृपया सुनते समय हमारे विचारों को खुले मन से सुने और आपसी समझदारी बनाए रखें। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का सोसाइटी अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं G20 क्या है। कुणाल थोड़ा बताएगा G20 के बारे में? हाँ भाई, बिल्कुल बताऊंगा। Leaders are arriving at the G20 summit. भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है One Earth, One Family, One Future. The inclusion of Africa and the inclusion of African partners. Namaste from Bharat. तो G20 होता ही है कि दुनिया के जितने भी लीडिंग नेशंस है, नॉट ऑल बट जितने भी लाइक मोस्ट ऑफ द लीडिंग नेशंस है, उस 19 नेशंस प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ऐसे 20 नेशंस का सम्मेलन होके बना ये G20। इसका सबसे पहला समिट हुआ था यूएस में 2008 में। और यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स आके बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लाइक इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं, हाउ द वे फॉरवर्ड इट इज फॉर द वर्ल्ड, उस चीज सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। और आगे चल के मैन काइंड को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, इन सारी चीजों पे डिस्कशन होता है और उस पे एक्शंस लिए जाते हैं फिर। और साथ ही साथ इस साल ये हमारे लिए स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। पिछले साल ये इंडोनेशिया के पास थी। राइट। हाँ, ये कुछ ऐसा ट्रायो में चलता है ना कि एक इंडिया, भारत, तीन देश फिर ऐसे सर्कुलेट होते रहते हैं, ऐसा कुछ चलता है ना ये इसकी प्रेसिडेंसी। यस, उसको ट्रायो का बोलते हैं। हाँ, उसको ट्रायो का बोलते हैं कि लाइक जो फॉर्मर प्रेसिडेंसी था, जिसके पास करंट प्रेसिडेंसी और जिसके पास फ्यूचर में अगले साल प्रेसिडेंसी रहेगी, इन तीनों को मिला के एक ट्रायो का होता है। सो लास्ट ईयर इंडोनेशिया के पास थी, इस साल इंडिया / भारत के पास है और अगले साल ब्राजील के पास जाने वाली है। डोंट गो देयर, वो अगले टॉपिक में लेंगे अपन, इंडिया / भारत। अभी अपन इंडिया पे रहते हैं। मुझे लगा हाँ, अरे मुझे पता नहीं था आज हम क्या डिस्कस करना लो थोड़ा। अरे कोई नहीं ब्रो, होता है। वो मोदी जी को भी नहीं पता था कि G20 समिट में क्या हो रहा है, इसलिए उनने भी भारत लगा के रखा था आगे। कोई नहीं, हो जाता है। तो ठीक है फिर। Are you saying इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि G20 में क्या हो रहा है? नहीं ब्रो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मैं बस बता रहा हूँ जो मैंने देखा। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इस बार के जो मेजर टॉपिक्स थे वो क्या थे। कुछ सार्थक देख, मेजर टॉपिक्स मतलब बहुत सबसे मेजर जिन पे मतलब जैसा टैगलाइन था G20 इंडिया का कि वन अर्थ वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम। सो बेसिकली अर्थ को प्रोटेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली इकोसिस्टम और क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था इसमें। बाकी सारे टॉपिक्स पे थे, लेकिन जो बेसिकली क्लाइमेट एक सबसे ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक था। सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं उसको, एक मत कंसेंसस था, वो क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक्स में था। अभी फॉर एग्जांपल जैसा कि सब लोगों ने मिलके जितना भी G20 प्लस है, वो प्लस क्यों है अभी आगे बताएंगे हम लोग। तो इन लोगों का ऐसा था कि बाय मिड सेंचुरी नेट जीरो कार्बन एमिशंस करना है। सो ये हो गया। फिर ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में रिफॉर्म, फिर जो नए कुछ ट्रेड चैनल्स ओपन करना है, जो एग्जिस्टिंग वॉर डिस्प्यूट्स जो था यूक्रेन रशिया वाला चल रहा था, इन सब चीजों के बारे में बेसिकली बात की गई थी। टू लाइक जस्ट टू समराइज, डिटेल में हम लोग बात करते हैं इसमें। सो ये सुनने में भी आया था कि कोई एक नया ज्वाइन किया, शायद अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया G20 को, जो पहले पार्ट नहीं था। तो उसके बारे में कुणाल कुछ? यस। तो अभी इस साल इंडिया की प्रेसिडेंसी जब थी, तब अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया G20 में, जिसके चलते ये G20 प्लस बन गया है अभी। और अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंट करता है 55 कंट्रीज को, विच इज अ बिग नंबर।
और साथ ही साथ इन सबका लाइक अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा सार्थक ने बोला कि इस साल फोकस ज्यादा था क्लाइमेट चेंज के बारे में, लाइक क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज के बारे में, एंड अफ्रीका का इंक्लूजन इसमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफ्रीकन रीजन में 60% ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं ऑफ द अर्थ जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम आता है। और साथ ही साथ एट द सेम टाइम इंडिया ने जब ये लाइक फर्स्ट स्टेप लिया टू इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन, सो लेट मी टेल यू द हिस्ट्री ब्रीफ में कि हुआ क्या इंडिया ने इनिशिएट तो किया था। अफ्रीका यस सो अफ्रीकन यूनियन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लिखा था कि वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ G20। सो व्हाट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिड वाज जितने भी G20 के मेंबर्स है उन सबको चिट्ठी लिखी थी बिफोर द समिट हैपेंड, और उन सबको रिक्वेस्ट किया गया था कि कैन वी प्लीज इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन एज वेल, और फिर सबके सहमति से इस साल इंडिया के प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड ये इट्स अ बिग स्टेप क्योंकि ये इंडिया की एक इमेज क्रिएट कर रहा है ऑन अ वर्ल्ड लेवल, राइट, कि कैसे हम अंडर डेवलप्ड नेशंस को भी साथ में लेके चल रहे हैं। हाँ, और Even though G20 we are की still खास बात ये भी है ना developing कि उसमें सभी मतलब डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड देशों को पार्ट किया जाता है, तो अफ्रीका इंक्लूडिंग Yes, अफ्रीका yes. इज अ बिग स्टेप। भाई मतलब जो भी नेशन हो अगर वो चाहता है कि वो भी इंक्लूड हो, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे, Right, right. तो व्हाई नॉट ना। बिल्कुल सही लाइक बात है। अगर तूने जो वो क्लिप देखी होगी जो अफ्रीकन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे, ही वाज सो ग्रेटफुल, जैसे उनका इंक्लूजन ना, ही लाइक अपने चेयर से उठ के हमारे पीएम से लाइक ही हग्ड, लाइक वो ब्रीफ मोमेंट था, लाइक ऐसा होलसम मोमेंट था कि देख के अच्छा लग रहा था कि Right, हाँ right, भाई right. कुछ लाइक प्राउड मोमेंट था वो। यस तो एंड एट द सेम टाइम इंडिया सिर्फ यहाँ पे नहीं, जब टर्की में क्राइसिस हुआ था तब सबसे पहले एड इंडिया ने भेजा था। हालांकि टर्की कभी भी मतलब कश्मीर इशू पे इंडिया के साथ कभी खड़ा नहीं रहा, कभी बोला नहीं, ऑब्वियसली मतलब हमेशा अपोज में कहा गया है, लेकिन स्टिल जब टर्की में क्राइसिस हुआ था सबसे पहले एड इंडिया में भेजा था। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना है, सबसे पहले इंडिया ने मदद की। Right. सो ऑन अ वर्ल्ड लेवल हमारी एक ऐसी इमेज बन गई कि हम लाइक जो हमने टैगलाइन दी है वसुधैव कुटुंबकम, एंड दैट वी आर बेसिकली रियली लिविंग अप टू इट। सो ये पूरा वर्ल्ड लेवल से एक बात both is और one ध्यान में family. आई है, वर्ल्ड लेवल से, कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है इसका भी कुछ मुद्दा उठा था शायद मेरे ख्याल से, कि किसी का कुछ स्टैंड नहीं है, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। सार्थक कुछ देख, ऐसा था, मैं तेरे को बैक स्टोरी बताता हूँ। पहले बात तो हमको सबको ही पता होगा लोगों को कि व्लादिमीर पुतिन ने अटेंड नहीं किया था ये समिट। राइट, व्लादिमीर बेसिकली और चाइना के ही न्यू कि हाँ उन्होंने भी नहीं किया था। हाँ वो दैट इज डिफरेंट, बट इन्होंने इसलिए नहीं कि ही न्यू कि जो वेस्टर्नर्स है लाइक अमेरिका, यूके, ये लोग उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्स करेंगे, ये लोग फोर्स करेंगे कि इस मुद्दे पे बात करो, इस मुद्दे पे बात करो। सो बेसिकली उन्होंने अवॉइड कर दिया उसको, मतलब इट वुड हैव बीन अ गुड अपॉर्चुनिटी कि इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए कुछ सॉल्यूशन निकालने का, बट ही मिस दैट अपॉर्चुनिटी, उन्होंने अटेंड ही नहीं किया। तो लेकिन बाकी कंट्रीज के बीच में भी डिस्कशन हुआ। अब इंडिया का ऐसा है कि इंडिया के रशिया के साथ भी टाइज बहुत अच्छे हैं, यूएस के साथ भी टाइज बहुत अच्छे हैं। सो ऐसा है ना कि हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते, किसी एक स्ट्रॉन्ग साइड नहीं ले सकते हम लोग, बट हाँ हमारा ऐसा है कि साथ में मिलके हम लोग कोई सोल्यूशन निकालने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी। और तो इस बात पे Like Chinese इस समिट भी- में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, राइट? हुआ है, इस बात पे भी डिस्कशन हुआ है। ओके, और क्या जैसे मैंने बोला कि- तो बाकी देशों का क्या कहना है? There is जैसे- something called, कोई भी कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगी इन वॉट एवर वे एंड फॉर्म इट इज, और उसका उद्देश्य कुछ भी हो, रिलीजियस मैटर्स हो या फिर कुछ और भी उद्देश्य हो, टेररिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। और बाय फोर्स कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री का लैंड एक्वायर नहीं करेगी, ऐसा कहा गया है दिल्ली डिक्लेरेशन में, विच इनडायरेक्टली इज अ हिंट टुवर्ड्स रशिया और यूक्रेन के बारे में जो वॉर चल रहा था उसके बारे में। सारे पार्टीज ने, सारे मेंबर्स ने वेगली कंडेम किया है, डायरेक्टली नहीं बट इन अ डिप्लोमेटिक वे कंडेम किया है व्हाट रशिया डिड। Yeah. और लेकिन मतलब ऑब्वियसली सर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोल सकते, दे हैव टू बी डिप्लोमेटिक। होना ही पड़ेगा उन लोगों को, Yes. डायरेक्ट साइड नहीं ले सकते, क्योंकि सब कोई ना कोई, हर किसी का किसी ना किसी से कुछ फायदा हो ही रहा है।
ये जैसा अभी कुणाल ने बोला कि दिल्ली डिक्लेरेशन में कोई कंट्री टेररिस्ट या मतलब ऐसे एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करेगा, तो अभी रिसेंटली हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक और ऐसी कंट्री जिसके साथ अभी थोड़ा कंट्री का भी नाम नहीं लेना क्या? नहीं कंट्री का नाम लेंगे नहीं, अरे बेसिकली इस बारे में हम लोग बाद में देखते हैं, बात करेंगे नहीं करेंगे, बट राइट जैसा बोला कि हम लोग सारे कंट्रीज के साथ रिलेशंस इतना अच्छा डेवलप करे, G20 से इतने अच्छे अच्छे आउटकम्स आए, बट अगर कोई कंट्री का पीएम डायरेक्टली दूसरी कंट्री पे एलिगेशंस लगा रहे कि भाई तुमने हमारी कंट्री में आके क्रिमिनल टेररिस्ट को मारा, तो हमको आंसर चाहिए, तो दैट डज नॉट लुक गुड। और हालांकि वो पीएम ने अपनी बात में कि हाँ हम लोग एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम लोग बस बात करना डिप्लोमेसी का चाहते फेलियर हैं है ब्रो, वो वैसे बट इट वाज अ बैड डिसीजन, क्योंकि राइट जैसे देखिए कि इंडिया कनाडा के वीजास भी सस्पेंड हो रहे हैं, Right. दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेट्स पे एक्सपेल कर अक्षय दिया, कुमार तो खुश it's हो not रहा होगा good. भाई, सही टाइम पे सिटीजनशिप ले ली भाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये सब तो हर कोई बात करता है क्या हुआ, इस पे आते हैं कि हम लोगों को किसी लेवल पे इसका कुछ फर्क पड़ा इस साल जो G20 समिट होगी, कुछ ऐसा डिसीजन जिससे फ्यूचर में हमें कुछ फायदा हो एज इंडियंस? हाँ देख, फर्क पड़ने वाली बातें बोलता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो सब लोगों का यूनानिमस था कि बाय मिड सेंचुरी नेट जीरो एमिशंस करे, यानी कोल को पूरा फेज आउट कर दे, कोल फायर्ड पावर प्लांट और जितने भी एनर्जी सोर्सेस है। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन है, इन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है इस टॉपिक को लेके कि कोल को पूरा फेज आउट कर दो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओ। लेकिन इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज है कि इन लोग का कोल पे रिलायंस बहुत ज्यादा है। तो मतलब ठीक है, अगर उनका इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते ना कि थोड़ा सा 19-20 का है कि जो यूएस और यूरोपियन यूनियन डिमांड करे कि हमें स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, तो इंडिया और चाइना को उतना है नहीं, क्योंकि समझ में आता है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं कोल पे, तो हम लोग एकदम से बंद नहीं कर देंगे। लेकिन हाँ, जैसे हमारा भी एम है कि 2070 तक बिल्कुल जीरो कार्बन करना है हमको। सो ये एक चीज थी। नेक्स्ट एक बहुत जो इम्पोर्टेंट, हाँ बोलना, हाँ नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज जो ये ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रिफॉर्म करने के लिए बात छिड़ी थी। बिकॉज रीजन बीइंग कि जो करंट प्रोसेस है, तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए, और जो डिस्प्यूट सॉल्विंग का प्रोसेस है उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करना पड़ेगा। और सेकंड इज कि जो सेट ऑफ रूल्स है WTO के, वो पुराने जो ट्रेडिंग मेथड्स है उसके लिए एक्ट है, लेकिन जो अभी नए उभर के, फॉर एग्जांपल ई ट्रेड या डिजिटल ट्रेड बोलते हैं, उसके लिए एज सच कोई रूल्स और नहीं है। और डिजिटल ट्रेड बहुत बड़ी चीज है। अब तू देखना कि अप्रॉक्स 5.5 बिलियन पीपल यूज इंटरनेट, उसमें से स्मार्टफोन बहुत ऑलमोस्ट सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, बहुत लोग सोशल मीडिया पे है। तो अब तू कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा है, तो नेटफ्लिक्स इज अ फॉरेन सर्विस, इंडिया में वो तेरे को टीवी शो फॉरेन सर्विस से प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट डिजिटल ट्रेड। तो कोई तू बुक खरीद रहा है, ई बुक ले रहा है, तू कोई सॉफ्टवेयर ले रहा है, या फिर यूएस में बैठे किसी फ्रीलांसर को तू हायर कर रहा है इंडिया में तेरा काम कराने के लिए, तो दैट इज डिजिटल ट्रेड। तो इसके लिए कुछ ऐसा रूल्स नहीं है, कुछ रेगुलेशंस नहीं है। तो डिजिटल ट्रेड, अभी डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो डिजिटल ट्रेड के लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस होना जरूरी है। तो WTO को इसके लिए रिफॉर्म करने के लिए डिजिटल से एक और टॉपिक याद आया कि अभी यूपीआई और CBDs का भी चल रहा है मेरे ख्याल से, तो उसका भी कुछ बात हुई थी क्या G20 समिट में यूपीआई के बारे में, ऐसा कुछ? G20 में बहुत सारे जो अपने इंडिया के इनोवेशन है, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया है, यूपीआई के और 4 उन्होंने नए फीचर्स निकाले जो उन्होंने शोकेस किए। सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग वाज यूपीआई ATM। अगर तूने वो वीडियो देखा होगा ट्विटर पे, सो ATM है, तुमको कार्ड एक्स सार्थक, एक्स ट्विटर नहीं सार्थक, हाँ एक्स, सॉरी एक्स। तो वो वीडियो में तेरा नॉर्मल ATM है, ATM होता है, तेरे को कार्ड कैरी नहीं करना, कुछ नहीं करना है। अगर तू कोई ऐसी जगह जा रहा है, जैसे अभी भी तू देखता है टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, कोई वैली हिल्स होते हैं, तो वहां पे इंटरनेट काम नहीं करता, वहां पे तुमको हार्ड कैश ही कैरी करना होता है। सो लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो ATM है वहां पे तुम
वहां पे क्यूआर आएगा, क्यूआर स्कैन करो, जितना अमाउंट चाहिए उधर डालो, तेरे एटीएम में से पैसे बाहर। मतलब इट इज सो ब्रिलियंट। अब तेरे कार्ड का पूरा नेसेसिटी ही खत्म हो जाता है। राइट। तो ऐसे बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी जो शोकेस किए, तो इनकी भी बात हुई थी समिट में, राइट। ओके, सो हाँ। और एक और साथ चीज ही साथ जो तुमने हाँ बोलना। हाँ, साथ ही साथ जो तूने बोला कि इंडिया के कुछ खुद के जो गोल्स के बारे में कुछ डिस्कस हुआ क्या, तो यस, जैसा सार्थक ने मेंशन किया कि इंडिया एम्स टू बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, राइट। जो मेरे ख्याल में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। मतलब अचीव कर पाना काफी डिफिकल्ट है, बट अगर कर दिया हमने ये अचीव बाय 2070, अगर इंडिया कार्बन न्यूट्रल बनता है, सो इट विल बी अ रियली बिग डील। और साथ ही साथ पहले इंडिया का एक गोल ये था कि 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है हमारे पेट्रोल में, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जा पाए। तो इंडिया ने ये 2030 को चेंज करके अभी 2025 कर दिया है कि लाइक अगले 2 साल में इंडिया प्लान्स कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे पूरी तरीके से पेट्रोल में। ये 2 चीजें हैं जो लाइक फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ी है एंड बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी टुवर्ड्स कार्बन एमिशंस एंड नितिन गडकरी जी अल्टीमेटली भी क्लाइमेट कुछ चेंज। उनका मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, जिसमें वो एक गाड़ी है जो हाइड्रोजन वगैरह, उस पर बात देखा था मैंने कुछ। ओके, सो और एक और जो टॉपिक था, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको एक्चुअली जैसे चाइना पहले ट्राई कर रहा था शायद कुछ पास करने का, ऐसे इसकी भी कुछ बात हुई थी ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, कुछ यूरोप इंडिया समथिंग। हाँ, यहाँ पे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है बिटवीन इंडिया, सऊदी और फिर यूरोपियन कंट्रीज से लेके यूएस। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये जो कॉरिडोर है, इसमें शिप का भी यूज होगा, इसमें रोड का भी यूज होगा, इसमें रेलवेज का भी यूज होगा। तो इट्स लाइक मतलब बहुत ही ट्रेड एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी इससे, और बहुत मतलब इजीली सारी चीजें फिर अवेलेबल होने लग जाएगी। इस पे ये जो कॉरिडोर बनाया गया, इस पे अभी सिर्फ इसको प्रपोज किया है, इस पे अभी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है ये कि कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा। शायद अगले 2 महीने में इसका एक अपडेट आ जाएगा अबाउट द इकोनॉमिक कॉरिडोर की, हाउ इट विल वर्क लाइक स्टेप बाय स्टेप। तो तब इसको आगे और कवर करेंगे, लेकिन एट द मोमेंट ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया गया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी सारी कंट्रीज की, नॉट जस्ट इंडिया, लेकिन सारी कंट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी होगी इसमें। सऊदी के पास जो चीजें हैं जो इंडिया के पास नहीं है, वो भी आसानी से आएगी। इंडिया के पास से यूएस जा सकती है चीजें एंड स्टफ। सो या ओके, सो और इसमें एक और पॉइंट जो बोला कुणाल ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, नॉट नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लोग का प्रोपोजिशन ऐसा है कि हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, राइट, और सारी कंट्रीज क्लाइमेट करें कि इन्वायरमेंट को हमेशा माइंड में रख के वाटर लेवल, हाँ, कि मतलब क्लाइमेट ट्रेड को अफेक्ट ना करे, हर टाइम पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे भाई। क्योंकि द थिंग इज कि क्लाइमेट अभी सिर्फ ये वो चीजें नहीं रही कि जो हम लाइक 8th और 9th स्टैंडर्ड में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं और फिर उसको घंटा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट नॉट दैट थिंग। अभी क्लाइमेट चेंज इज अ रियल इशू। भले शायद कुछ कंट्रीज ने देर कर दी ये एक्नॉलेज करने में, देर हो चुकी है ब्रो, ऑलरेडी लेट हैं। बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं कि जो बताती हैं कि अब अगर चालू करेंगे तो हम ऑलरेडी लेट है, लेकिन इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो कुछ तो कर ही सकते हैं चेंजेस। तो अपन को होपलेस नहीं होना है इस बात पे। हमने इतने बार कार्बन, नेट जीरो एमिशन, क्लाइमेट, पर इतने बात बार वही है ना ब्रो, सबको साथ में मतलब आना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो एक कोई देश इस चीज में, इंडिया जैसे इंडिया ने अभी किया है, ये मुद्दा उठाया है, तो ऐसे ही जब और बड़े बड़े देश इंडिया जैसी इकोनॉमी ये बात उठाएंगे, तभी जाके इस पे कुछ एक्चुअल एक्शन हो पाएगा। तो अब समराइज करते हैं इसको। नाइस डिस्कशन, मेरे को लगा अच्छी बात हुई अपनी G20 के बारे में, और कुछ डेवलपमेंट होता है आगे, जैसे कुछ और टॉपिक्स हैं जो इससे एक्चुअली निकले हैं, कनाडा हो गया या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, और इसके डेवलपमेंट पे क्या काम हो रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, इस पे भी हम बात करेंगे। समराइज करते हुए कि एक्चुअली इंडिया में इस बार G20 का होना और इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूरे देश को पता चलना, इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म UPI पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म, उसके बारे में बाकी देशों को पता चलना। इंडिया इज अ लीडर इन ट्रू सेंस अभी आगे चल के, बिल्कुल। India is capable of being a leader
फॉर दिस वर्ल्ड, जो हम चाहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम पूरे वर्ल्ड दुनिया को एक साथ रखे। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक्स के बारे में देखेंगे कौन सा टॉपिक लगता है। आप बताइए हमें कमेंट्स में अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक हम डिस्कस करें। और पिछले कुछ वीडियोस में हमारा आवाज़ का थोड़ा इशू, वॉइस का कुछ इशू हुआ होगा, पर अब लास्ट एपिसोड जो आपने देखा होगा वन नेशन वन इलेक्शन का, उसके बाद से आप अश्योर रहिए कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वॉइस में ना वीडियोस में। हम धीरे धीरे बिल्कुल हर वीडियोस के साथ हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अभी हमको ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, ताकि और भी लोग ये इम्पोर्टेंट नेसेसरी बकवास को सुन सके। कुछ कहना है भाइयों? और सजेशंस, अगर कुछ और आपको वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी में सजेशंस दे सकते हो तो प्लीज हमको उधर सजेशंस दीजिए। और जैसा हम लोग ने जितने बार यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, कार्बन के बारे में बात की, तो क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस इशू। अपने एंड पे अगर कुछ कर सकते हो तो प्लीज डू। ग्रीन एनर्जी की तरफ हमको जाना है, तो थोड़ा सा चल के जाओ, बहुत बार गाड़ी यूज करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें ब्रो, लिफ्ट का यूज ना करके, अगर आप 1-2 फ्लोर पे ले रहे हो तो लिफ्ट का यूज मत करो। ये छोटी छोटी चीजें अपने लेवल पे तो यही कर सकते हैं। ओके कुणाल, कुछ और? जय हिंद, जय भारत। ओ जय हिंद, जय भारत। ओके भाइयों, चलो, और यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दो, और इस बार ऐसा वाला इमोजी डाल देना। यस ब्रो। पिछली बार किसने नहीं डाला? अरे वो वीडियो रिलीज ही नहीं हुआ है भाई अभी। जय हिंद, जय भारत।